नमस्कार दोस्तों, आप सबका डरावनी कहानियों की दुनिया में स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर आप डरावनी कहानियां पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में लिखें, मुझे डर पसंद है। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं, लेकिन याद रखिए इस कहानी को अकेले अंधेरे में देखना आपके दिल की धड़कनें बढ़ा सकता है। रात का दूसरा पहर था। चांद की हल्की रोशनी जमीन को बस इतना रोशन कर रही थी कि एक साया दिखाई दे जाए। सर्द हवाओं ने पूरे शहर को जैसे थाम लिया था। गांव के किनारे बने पुराने कब्रिस्तान में सब कुछ खामोश था। तभी वहां एक नन्ही सी बच्ची की रोने की आवाज गूंज उठी। कब्रिस्तान के गेट पर सफेद कपड़े में लिपटी एक नवजात बच्ची पड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे और होंठों पर एक मूक प्रार्थना। किसने उसे इस डरावनी जगह पर छोड़ दिया था? क्यों वो बच्ची इस बंजर और भयानक कब्रिस्तान की गोद में पड़ी थी? किसी को नहीं पता था। गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति रमेश काका रोज सुबह कब्रिस्तान के पास से गुजरते थे। उस सुबह जब उन्होंने बच्ची की रोने की आवाज सुनी तो उनके कदम ठिठक गए। उन्होंने जैसे ही बच्ची को गोद में उठाया, उनकी आंखों में दया आ गई। लेकिन तभी अचानक एक ठंडी हवा का झोंका उनके चारों ओर घूमने लगा। चारों तरफ से भूतिया सायों की परछाइयां दिखने लगी। कब्रिस्तान में दफन कई कब्रों पर दरारें पड़ने लगी और ऐसा लग रहा था मानो जमीन के अंदर से कोई बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। रमेश काका ने जैसे तैसे बच्ची को घर ले जाकर पालने का फैसला किया। उन्होंने उसका नाम अन्या रखा। अन्या धीरे धीरे बड़ी होने लगी, लेकिन उसके साथ अजीब घटनाएं होने लगी। जब भी वह रोती, घर में रखे शीशे अपने आप टूट जाते, बिजली चमकने लगती और दीवारों पर अजीब आकृतियां बन जाती। गांव वालों को अन्या से डर लगने लगा। उन्होंने रमेश काका को चेतावनी दी कि ये बच्ची मनहूस है और उसे गांव से बाहर ले जाओ। रमेश काका की आंखों में आंसू थे। उन्होंने अन्या को सीने से लगाकर कहा, ये मेरी बेटी है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन अन्या की 10वीं सालगिरह की रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिला कर रख दिया। उस रात रमेश काका को अचानक एक पुरानी डायरी मिली। वह डायरी किसी रजनी नाम की औरत की थी जो 10 साल पहले इसी कब्रिस्तान में मारी गई थी। डायरी में लिखा था, मेरी बच्ची लौट कर आएगी। जिस रात वो कब्रिस्तान में पैदा होगी वो मेरे बदले की शुरुआत होगी। रमेश काका का शरीर कांप उठा। अन्या वही बच्ची थी। उसकी माँ रजनी की आत्मा ने अनन्या के जरिए लौटने की कसम खाई थी। रमेश काका को एहसास हो चुका था कि अनन्या सिर्फ एक मासूम बच्ची नहीं है, वो किसी पुराने बदले का हिस्सा है। लेकिन सवाल ये था कि रजनी की मौत के पीछे क्या राज छिपा था? अनन्या के जन्म और उसकी माँ की हत्या के बीच क्या संबंध था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अनन्या अब इंसान थी या रजनी की आत्मा उसका नियंत्रण कर चुकी थी? रात गहरी थी और रमेश काका का दिल भारी। डायरी में लिखे सच ने उनके पैरों तले जमीन खिसका दी थी। रजनी की डायरी में कई बातें अधूरी थी। रमेश काका समझ नहीं पा रहे थे कि रजनी की मौत के पीछे कौन था और क्यों उसने अन्या के जरिए लौटने की बात लिखी थी। तभी घर के अंदर अन्या की तेज चीख गूंज उठी। रमेश काका दौड़कर उसके कमरे में पहुंचे तो देखा कि अन्या बेहोश पड़ी थी और उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थी। कमरे की दीवारों पर खून से लिखा हुआ था, मुझे इंसाफ चाहिए। रमेश काका ने गांव के पुजारी को बुलाया। पुजारी ने बताया कि अनन्या पर रजनी की आत्मा का साया है और जब तक रजनी को न्याय नहीं मिलता तब तक ये भयानक घटनाएं नहीं रुकेंगी। उन्होंने रमेश काका को सलाह दी कि उन्हें रजनी की मौत के बारे में सच जानने के लिए कब्रिस्तान जाना होगा। रात के तीसरे पहर रमेश काका कब्रिस्तान पहुंचे। ठंडी हवा उनके कानों में सरसराने लगी। अजीब अजीब आवाजें उनके चारों तरफ गूंज रही थी। कब्रिस्तान में खड़े पुराने बरगद के पेड़ से एक साया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। वो साया रजनी की आत्मा थी। उसकी आंखों में गुस्सा था और हाथों में वो बच्ची अनन्या की ओर इशारा कर रही थी। रजनी की आत्मा धीरे धीरे सच बताने लगी। उसने कहा, 10 साल पहले मैंने एक गलती की थी। मैंने किसी से प्यार किया जो मुझे धोखा देकर भाग गया। मैं उस रात यहीं इस कब्रिस्तान में आई थी। वो आदमी मुझसे मेरी बच्ची छीनना चाहता था। जब मैंने विरोध किया तो उसने मुझे मार डाला। ये सुनते ही रमेश काका कांप उठे। उन्होंने रजनी से पूछा, वो आदमी कौन था? रजनी ने जवाब देने से पहले कहा, तुम सच जानने के लिए तैयार हो? रमेश काका ने सिर हिलाया। रजनी बोली, वो आदमी कोई और नहीं बल्कि गांव का सबसे सम्मानित आदमी है, तुम्हारा पुराना दोस्त ठाकुर अर्जुन सिंह। रमेश काका को यह सुनकर झटका लगा। उन्होंने तुरंत फैसला किया कि अब इस राज को पूरे गांव के सामने लाना होगा। लेकिन तभी अचानक एक तेज आंधी चल पड़ी और रजनी की आत्मा गायब हो गई। रमेश काका ने अन्या को बचाने और रजनी को न्याय दिलाने की ठान ली। मगर सवाल यह था कि ठाकुर अर्जुन सिंह, जो गांव में एक आदर्श व्यक्ति के रूप में जाना जाता था, उसने रजनी के साथ ऐसा क्यों किया? क्या अन्या वाकई केवल एक बच्ची थी या उसके अंदर कुछ ऐसा था जो रमेश काका को भी नहीं पता था? रमेश काका रजनी की आत्मा से मिले सच को अपने भीतर दबाए थके कदमों से घर लौटे।
लेकिन अंदर आते ही उन्हें एक और भयानक नजारा देखने को मिला। अनन्या बेड पर बैठी थी, लेकिन वो अब वैसी नहीं लग रही थी। उसकी आंखें सुर्ख लाल थी और उसका चेहरा अजीब से काले निशानों से भर गया था। वो एक अजीब आवाज में बोली, तुम्हें क्या लगा मैं इतनी आसानी से तुम्हें जाने दूंगी? रमेश काका डर के मारे पीछे हट गए। तभी अनन्या के हाथ खुद ब खुद हवा में उठ गए और कमरे में रखे सारे फर्नीचर हवा में तैरने लगे। दीवारों पर खून से लिखा दिखा, ठाकुर को लाओ वरना ये अंत की शुरुआत होगी। रमेश काका समझ गए कि अब इस राज को दबाना नामुमकिन है। उन्होंने फैसला किया कि ठाकुर अर्जुन सिन्हा का सच सबके सामने लाना ही होगा। लेकिन ठाकुर गांव का सबसे प्रभावशाली आदमी था, उसे बिना सबूत दोषी ठहराना आसान नहीं था। रमेश काका ने पुजारी से मदद मांगी। पुजारी ने कहा, तुम्हें उस रात की आखिरी कड़ी को जोड़ना होगा। रजनी की आत्मा तब तक शांत नहीं होगी जब तक उसके कातिल को सजा नहीं मिलती। लेकिन ये आसान नहीं होगा क्योंकि ठाकुर के पास काली शक्तियों का भी सहारा है। रमेश काका ने ठाकुर के पुराने घर में जाने की योजना बनाई। वो जानना चाहते थे कि वहां कुछ ऐसा मिल सकता है जो रजनी की मौत का सच साबित कर सके। आधी रात को रमेश काका पुजारी के साथ ठाकुर के हवेली में पहुंचे। हवेली वीरान और भूतिया लग रही थी। अंदर घुसते ही उन्हें चारों ओर पुरानी चीजें बिखरी मिली। एक दीवार पर कई तस्वीरें टंगी थी। उन तस्वीरों में सबसे आखिरी तस्वीर में रजनी और ठाकुर साथ खड़े थे। तस्वीर के पीछे एक कागज छिपा था जिसमें लिखा था, यहाँ हर राज दफन है लेकिन इसे जानने वाले को जिंदा रहने की इजाजत नहीं। तभी अचानक हवेली के अंदर दरवाजे जोर से बंद हो गए। हवा में किसी औरत की चीखें गूंजने लगी। एक छाया जिसने काले कपड़े पहन रखे थे अचानक उनके सामने प्रकट हुई। वो रजनी की आत्मा थी, लेकिन इस बार वो और भी ज्यादा गुस्से में थी। उसने रमेश काका की ओर इशारा करते हुए कहा, मुझे इंसाफ चाहिए और वो इंसाफ इसी हवेली में होगा। रमेश काका ने हिम्मत जुटाकर पूछा, क्या ठाकुर ने तुम्हारी हत्या यहीं की थी? रजनी की आत्मा ने कहा, हाँ, लेकिन अब वो सच्चाई छुपा नहीं पाएगा। उसकी मौत का समय करीब है। ठाकुर अर्जुन सिन्हा को इस बात की भनक लग चुकी थी कि रमेश काका और पुजारी उसकी हवेली में घुस चुके हैं। उसने तुरंत अपने आदमियों को बुलाया और रमेश काका को जान से मारने की योजना बनाई। रात गहरी थी और हवेली में मौत जैसा सन्नाटा पसरा हुआ था। रमेश काका और पुजारी ठाकुर की हवेली के सबसे पुराने हिस्से में छिपे हुए सच को खोज रहे थे। दीवारों पर उभरती दरारें और लगातार सुनाई देती रहस्यमय आवाजें माहौल को और डरावना बना रही थी। तभी एक गुप्त दरवाजा उनके सामने खुल गया। दरवाजे के पीछे एक तहखाना था जहां अंधकार घना और हवा में खून की गंध बसी हुई थी। रमेश काका और पुजारी ने जैसे ही नीचे कदम रखा, वहां उन्हें कई इंसानी हड्डियां बिखरी हुई मिली। अचानक एक पुरानी लोहे की संदूक से तेज रोशनी फूट पड़ी। संदूक के अंदर एक लाल कपड़े में लिपटी रजनी की अधूरी तस्वीर थी। तस्वीर के पीछे खून से लिखा था, यह मेरा आखिरी ठिकाना है, जिसने मुझे धोखा दिया वो यहीं मरेगा। ठाकुर अर्जुन सिंह है, जिसे इस बात की भनक लग चुकी थी कि रमेश काका तहखाने तक पहुंच गए हैं। अपने आदमियों के साथ वहां पहुंचा। उसकी आंखों में गुस्सा और चेहरे पर पागलपन साफ झलक रहा था। उसने चीखकर कहा, रजनी का कोई बदला नहीं ले सकता, वो मेरी थी और मेरी ही रहेगी। रमेश काका ने हिम्मत जुटाकर कहा, तुमने उसे मारकर बहुत बड़ी गलती की, उसकी आत्मा तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। ठाकुर हंसा और बोला, आत्माएं सिर्फ डराने के लिए होती है, नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। तभी हवा अचानक ठंडी हो गई। चारों ओर अंधेरा छा गया। रजनी की आत्मा पूरी ताकत के साथ प्रकट हुई। उसके लंबे खुले बाल, जलती हुई लाल आंखें और उसके चारों ओर घूमती रहस्यमय रोशनी ने सबके दिलों को दहला दिया। वो ठाकुर की ओर बढ़ी और बोली, तुमने मुझे धोखा दिया, अब मैं तुम्हारी जिंदगी की आखिरी सांस खुद लूंगी। ठाकुर ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। हवेली की दीवारों से खून टपकने लगा। हर कोने से रजनी की हंसी गूंजने लगी। ठाकुर चीखता रहा, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। लेकिन रजनी ने उसे हवा में उठा लिया और कहा, माफ करना मेरे स्वभाव में नहीं है, अब तेरा अंत यही होगा। रमेश काका और पुजारी ने यह खौफनाक नजारा देखा और जैसे तैसे तहखाने से बाहर भाग निकले। ठाकुर की चीखें हवेली में गूंजती रहीं और धीरे धीरे सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह गांव में खबर फैल गई कि ठाकुर अर्जुन सिंह लापता हो गया है। लेकिन रमेश काका और पुजारी जानते थे कि अब वो कभी लौटकर नहीं आएगा। हवेली में हुए भयानक घटनाक्रम के बाद रमेश काका और पुजारी अन्या को लेकर घर लौट आए। ठाकुर अर्जुन सिंह अब इस दुनिया में नहीं था, लेकिन उसके जाने के बावजूद रमेश काका को एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। उन्हें लग रहा था कि कुछ अधूरा रह गया है। अनन्या अब ठीक लग रही थी। उसकी आंखों में पहले जैसी मासूमियत लौट आई थी। कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन एक रात रमेश काका ने अन्या को बिस्तर पर नहीं पाया। वो अचानक गायब हो गई थी। घबराकर उन्होंने पूरे घर में उसे खोजा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। तभी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। रमेश काका ने जैसे ही दरवाजा खोला, अन्या उनके सामने खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी।
उसकी आंखें दोबारा सफेद हो चुकी थी। वो धीमी आवाज में बोली, मुझे छोड़कर कहाँ जाओगे बाबा? रमेश काका घबरा गए। उन्होंने पुजारी को तुरंत बुलाया। पुजारी ने आते ही कहा, रजनी की आत्मा को शांति नहीं मिली है। ठाकुर का अंत हुआ, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी अन्या के आसपास मंडरा रही है। जब तक उसकी अधूरी इच्छा पूरी नहीं होगी तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। रमेश काका ने रोते हुए कहा, तो क्या मेरी बेटी कभी सामान्य जीवन नहीं जी पाएगी? पुजारी ने गंभीरता से कहा, एक आखिरी उपाय है। हमें अन्या को उसी कब्रिस्तान में ले जाना होगा जहाँ उसकी माँ रजनी की आत्मा रहती है। वहाँ हम अंतिम पूजा करेंगे। अगर आत्मा इसे स्वीकार कर लेती है तो अन्या हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगी। रात के तीसरे पहर वे सब कब्रिस्तान पहुंचे। सन्नाटे के बीच सिर्फ हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। पुजारी ने अन्या को बीच में खड़ा किया और पूजा शुरू कर दी। अचानक चारों तरफ काले साए मंडराने लगे। रजनी की आत्मा प्रकट हुई और अन्या की तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में आंसू थे। रजनी ने धीरे धीरे अन्या की ओर हाथ बढ़ाया और बोली, मेरी बच्ची, अब तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन अब मैं मुक्त हो रही हूँ। तुम्हें अब कोई नुकसान नहीं होगा। जैसे ही ये शब्द खत्म हुए, एक तेज चमक उठी। रजनी की आत्मा धुएं में बदलकर आसमान में विलीन हो गई। चारों तरफ एक अजीब सी शांति छा गई। अनन्या बेहोश होकर गिर पड़ी। पुजारी ने कहा, अब सब खत्म हो गया है। अन्या अब पूरी तरह सुरक्षित है। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ अनन्या की आंखें खुली। वो पहले जैसी सामान्य बच्ची बन चुकी थी। रमेश काका की आंखों में आंसू थे। उन्होंने अन्या को सीने से लगाकर कहा, अब सब कुछ ठीक है मेरी बच्ची। इस तरह रजनी की आत्मा को न्याय और शांति मिली। अन्या अब एक नए जीवन की ओर बढ़ चली थी और उस डरावने अतीत का साया हमेशा के लिए मिट चुका था। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे एक नए रहस्य और डर के साथ।